नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे, ये वीडियो रिवीजन सीरीज का पार्ट है। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे जनरल साइंस का, जनरल साइंस विज्ञान का पार्ट 1 होगा ये। पार्ट 1 होगा ये। इसमें हम फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान का हम रिवीजन करेंगे। और इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स हम देखेंगे और फिर लास्ट में एमसीक्यू भी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है और पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको दिखा दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे शॉर्ट नोट्स भौतिकी विज्ञान का, फिजिक्स का, ये हम सारा देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसमें और सारी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। इसको देखने के बाद हम जो भी एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एमसीक्यू रहेंगे। ये एमसीक्यू है जो पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। ये भी एमसीक्यू कुछ इसमें से भी देखेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में फिजिक्स का, भौतिकी का रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ये जो भी इसमें शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू कराएंगे, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होंगे। इसलिए जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, यूपी पीसीएस का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, वो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिकी विज्ञान का ये फिजिक्स का है, ये पार्ट 1 होगा। और पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री का देखेंगे। पार्ट 3 में हम बायोलॉजी, जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ये देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मूल राशियाँ, और दूसरा होता है डेरिवेटिव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र राशि होती है, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया आदि। मूल राशियां मापने के लिए मूल मात्रक होते हैं। और जो डेरिवेटिव क्वांटिटी है वो मूल राशियों पर निर्भर करती है, जैसे बल हो गया, फोर्स, संवेग हो गया, मोमेंटम, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन आदि। व्युत्पन्न राशियां मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और मानक मात्रक किसको माना जाता है? भौतिक मान के निश्चित मात्रक को मानक मात्रक माना जाता है। यूनिट, किसी भी चीज़ को मापने के लिए यूनिट का उपयोग किया जाता है, मात्रक का। तो किसी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मानक, स्टैंडर्ड स्वरूप लिया गया, उसी राशि का एक निश्चित परिमाण, क्वांटिटी, ये होता है भौतिक राशि को। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ, बहुत ही मानकों की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं, जिसमें से ईपीएस है, सीजीएस है, एमकेएस है, एसआई पद्धति है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है एसआई सिस्टम। यही एसआई मात्रक आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो ये देख सकते हैं सीजीएस सिस्टम है, इसका फ्रेंच सिस्टम नाम है। तो सीजीएस में देखते हैं कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज होता है, द्रव्यमान के लिए ग्राम होता है, समय के लिए सेकंड होता है। लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि एसआई सिस्टम में टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 7 हैं। टोटल कितने हैं फंडामेंटल यूनिट? टोटल फंडामेंटल यूनिट है वो 7 है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट है या फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है। तो टोटल कितने हैं? 7 है। लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। और पदार्थ का परिमाण, इसका क्या होता है? मोल। ये सातों आप लोग याद रखिएगा, सातों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं मैकेनिक्स पे, यांत्रिक पे। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है, परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट और डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो पिंडों पर बल, फोर्स लगाने या उन्हें विस्थापित, डिस्प्लेस करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक या मैकेनिक्स बोला जाता है। यह है भार। भार का इंग्लिश क्या होता है? वेट, WEIGHT, वेट बोलते हैं इसको। और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। ये मास है। तो ये याद रखिएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, या अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। ये एग्जाम में आता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन है और वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसका डायरेक्शन हो, नहीं हो और मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो और डायरेक्शन नहीं हो। तो ये देख सकते हैं, वेट जो है ये क्या है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है। इसका यूनिट क्या होता है? वेट का न्यूटन होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है। जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वेट इसका कितना होगा, अगर अर्थ पे है तो मून पे इसका वेट क्या होगा, या ऐसे पूछे जाते हैं, या मास क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मास जो है वो
कांस्टेंट होता है, किसी भी चीज़ का मास द्रव्यमान सेम रहेगा कहीं भी, लेकिन वही वेट की बात करें भार की तो वो अलग अलग प्लानट पे अलग अलग जगह पे अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर क्वांटिटी है। और मास जो है प्रत्येक स्थान पर अचर रहेगा, मतलब जितना क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट जो भार है वो चेंज हो सकता है। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना है आपको। ये जनरली पूछ लिया जाता है कि अगर अर्थ पे किसी का वेट या भार 5 kg है तो मून पे क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा। ऐसे ही मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और वेट का मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन है। जबकि मास का मात्रक क्या होता है? ग्राम या किलोग्राम होता है। डिस्टेंस, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूरी बोलते हैं चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई जो होती है उसको दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और विस्थापन किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या होता है? दूरी में केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। और डिस्टेंस शून्य नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो शून्य हो सकता है। क्योंकि ये एक पॉइंट है ए और बी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला, फिर एक पॉइंट है सी और यहाँ चला, और फिर ये यहाँ से यहाँ चला, तो इसका डिस्टेंस ये पूरा होगा, दूरी ये पूरा चला होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से चला और यहाँ भी ही पहुँच गया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जीरो हो गया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं स्पीड, चाल और वेलोसिटी, वेग। स्पीड किसको बोलते हैं? चाल। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को स्पीड बोलते हैं। चाल इक्वल टू चली गई दूरी बाई समय, और ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड। वैसे ही वेलोसिटी, वेग, प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, वेग बोलते हैं। वेग का फॉर्मूला है वेग इक्वल टू विस्थापन बाई समय। ये सदिश राशि है, ये क्या है? इसके ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड, इसका भी ऐसा ही मात्रक है। फिर देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकंड है। और ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई डिवाइडेड बाय समय, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। न्यूटन के गति का नियम देखते हैं। न्यूटन की गति का नियम का कितना नियम है? 3 है। वस्तुओं अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए दिए गए नियम है, न्यूटन का नियम है। ये कितना है? 3 है, टोटल 3 नियम है। न्यूटन का गति विषयक पहला नियम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है कि कोई विरामावस्था वस्तु, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तब तक विरामावस्था या कोई गतिमान वस्तु, मूविंग ऑब्जेक्ट, तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगाया जाए। और पहले नियम का ये भी नाम है दूसरा, जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़ता का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब F इक्वल टू क्या है? m है मास, a है एक्सीलरेशन। और फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन बोलिए या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लगती है या लगाई जाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है एक दूसरे पे। और इसका अन्य नाम भी है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये तीनों लॉ जो है न्यूटन लॉ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, याद रखिएगा कौन किसका है और किससे रिलेटेड है। अब हम देखेंगे संवेग, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। P इक्वल टू m इंटू वी। m है मास है, v है वेलोसिटी, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम ये परीक्षा दृष्टि देखेंगे कुछ। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। जो वॉशिंग मशीन है वो किस नियम पे काम करता है? तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन नियम पे काम करता है, अपकेंद्रीकरण पे ये काम करता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए भी हैं कि वॉशिंग मशीन किस नियम पे काम करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकने का क्या कारण है? अभी हमने देखा कौन? न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ का कौन सा लॉ है? फर्स्ट वाला है। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं।
यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4/9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा, तो क्या होगा, ये डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं वेलोसिटी से, वेलोसिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ये याद रखिएगा, अगर फॉर्मूला याद रखिएगा, वेग क्या है, वेलोसिटी है, तो ये याद रखिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करेगा और करेक्ट हो जाएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा। कोई एक वृत्ताकार पथ है, उस पर अगर 4 वाहनों वाला गाड़ी जा रहा है तो किस पे पलटेगा, ऐसे ये है तो ये से घूम रहा है तो कहाँ पलटेगा, बाहरी, जो बाहरी पहिया है उसके ऊपर पलटेगा, तो कौन, बाहरी पहिए पर ये पलटेगा। फिर हम देखते हैं कार्य। कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया को क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू बल की दिशा में विस्थापन, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है, जूल है, और 1 जूल इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। और सीजीएस सिस्टम में इसको अर्ग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। एनर्जी, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा कि ये भी वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है, दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल है। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², ये फॉर्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं शक्ति या सामर्थ्य, पावर बोलते हैं इसको। इसका परिभाषा है कार्य, वर्क करने की दर, मतलब रेट को सामर्थ्य, पावर कहते हैं। जितना वर्क करने का रेट होगा उसको क्या बोलते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला है कार्य डिवाइडेड बाय समय। ये भी क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक है वाट, इसको वाट बोलते हैं। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस में मापा जाता है, पावर, उसके पावर को मापा जाता है तो वाट में मापा जाता है, तो इसको जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। एक ये एग्जाम में आता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 1 हॉर्स पावर, ये भी पावर का है मात्रक, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट होता है, ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं कलर, कलर पे आते हैं रंग पे। तो प्राइमरी कलर क्या क्या होता है, एक होता है प्राइमरी कलर, एक होता है सेकेंडरी कलर। तो जो सेकेंडरी कलर बनता है वो प्राइमरी कलर को मिलाकर बनता है। तो प्राइमरी कलर है ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते। उदाहरण कौन कौन है, लाल है, हरा है, नीला है। तो इसको आप याद रखिएगा RGB, RGB से याद कर सकते हैं। R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू है। ये वर्ण त्रिभुज है, ये बहुत ही काम का है, ये ट्राइंगल जो है वो वर्ण त्रिभुज है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। जैसे लाल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, सियान होगा। ऐसे ही हरा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, मेजेंटा होगा। नीला का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, पीला है। और इन सारों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, सफ़ेद, सफ़ेद रंग बनता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये ट्राइंगल अगर आप लोग याद रखिएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। द्वितीयक रंग क्या होता है, सेकेंडरी कलर। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग को सेकेंडरी कलर बोलते हैं। जैसे मेजेंटा हो गया, सियान हो गया, पीला रंग हो गया। यहाँ हम देखते हैं पदार्थों के गुण, द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण। तो द्रव्य होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। सॉलिड में क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्था होता है। लिक्विड प्रेशर होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है। दाब होता है लिक्विड में, सरफेस टेंशन होगा लिक्विड में, विस्कोसिटी श्यानता होगा, कैपिलारिटी का काम करता है, केशिकत्व, और बायोन्सी प्लवन का भी काम करता है लिक्विड का में होता है। गैस, गैस का क्या गुण है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका गुण है। ये जो टर्म यूज किए गए हैं ये इसी से हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी लिक्विड और गैस में नहीं होता है, केवल सॉलिड में होता है। ये जो दिया गया है ये केवल लिक्विड में होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये केवल गैस में ही होता है। इलास्टिसिटी देखते हैं, प्रत्यास्था, इसकी परिभाषा है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण प्रत्यावस्था वस्तुएं और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। जैसे रबड़ हो गया, बेंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, क्वार्टज हो गया, और ये मोम लोहा हो गया। विस्कोसिटी देखें, श्यानता, तो इसका परिभाषा है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। तो ठोस में श्यानता नहीं होती है, विस्कोसिटी सॉलिड का पार्ट नहीं है, विस्कोसिटी लिक्विड और गैस का पार्ट है। तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पे बढ़ती है। ये याद रखिएगा कि जो गैस होते हैं उसका विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, और जो द्रव की श्यानता है ताप बढ़ने पर घटती है। अगर लिक्विड है कोई और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी घटेगा। तो ये 2 में आता है कि विस्कोसिटी किसका ज़्यादा रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा। प्रेशर, दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू है बल, फोर्स डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल एरिया, फोर्स बाई एरिया इसका फॉर्मूला है। और इसका ऐसे ही मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं या पास्कल बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल।
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाले आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, ये एग्जाम में पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये कौन सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का है या किसी और का है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इसका परिभाषा है द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। इसका ये सही मात्रक है न्यूटन पर मीटर है। यदि द्रव का भार नगण्य है मतलब जीरो हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। ये याद रखिएगा कि इसकी वस्तु का, किसी लिक्विड का जो भार है, वेट है, वो जीरो है तो उसकी आकृति क्या होगी, पूरा गोलाकार होगा। उदाहरण वर्षा की बूंद व साबुन का बुलबुला। ये पूछ देगा कि वर्षा की जो बूंद होती है वो आप देखिएगा गोलाकार होता है, साबुन का बुलबुला होता है वो भी गोलाकार होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट, भार बहुत ही कम है, मतलब जीरो के बराबर है, इसलिए इसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होती है। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल होता है, एक फोर्स होता है किसी वस्तु, ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। किसी अगर वस्तु को आप पानी में डुबा रहे हैं तो जो ऊपर की तरफ बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि देखते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है तो P इक्वल टू क्या होता है, एच डी जी। एच क्या है, गहराई है, डी है द्रव का घनत्व है, डेंसिटी, और जी है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन है। ये कहीं पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, ये कोहेसिव फोर्स है, सहसंजक बल। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल हो जाएगा, ये एडहेसिव फोर्स है, आसंजक बल इसको बोलते हैं। तो एडहेसिव है डिफरेंट पदार्थों के अणुओं के बीच जो लगता है, और सेम पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगता है वो कोहेसिव फोर्स है। कैपिलैरिटी देख लेते हैं, केशिकत्व। कैपिलरी ट्यूब में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना को कैपिलैरिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए ये कि जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना। एग्जाम में आता है कि जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना क्या कहलाता है, किसके कारण होता है, तो ये कैपिलैरिटी के थ्रू होता है। केशक, तो ये आप देख सकते हैं ये पानी है, फिर इसके थ्रू ऊपर जाता है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, और फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना, ये सब कैपिलैरिटी के कारण होता है। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हम देखते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर में, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उल्टा मतलब नीचे, रेशियो में आएगा। ये फॉर्मूला है F इक्वल टू m1 इंटू m2/r²। तो ये आप याद रखिएगा, ये G क्या है, स्थिरांक है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F क्या है, m1 m2 के अनुक्रमानुपाती है, और r² का व्युत्क्रमानुपाती है। r क्या है, r है दूरी है, इनके बीच की दूरी। केपलर का नियम, केपलर का नियम क्या है, ये इसका 3 नियम इन्होंने दिया था केपलर ने। इसका भी प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। मतलब सूर्य कांस्टेंट है और जो ग्रह है वो चारों ओर एक निश्चित आकार में घूम रहे हैं। तो इसका पहला नियम है। कौन दिया था इसको, ये भी पूछा जाता है कि कौन दिया था, तो ये केपलर ने दिया था। केपलर का द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। और तृतीय नियम क्या है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो t² इक्वल टू AQ। ये बस याद रखिएगा, ये जनरली नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट है। जो पहला नियम है वो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम नियम। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक बोलते हैं, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, जी को। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका मात्रक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक पूछ देता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है, और इसका मान क्या होता है, इसका मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो ये इसका मान भी याद रखिएगा, क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी। ये है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये स्मॉल g से डिनोट होता है, और जो न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो g कैपिटल से डिनोट होता है। मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है, जो पृथ्वी का ग्रेविटी होता है उसके कारण उत्पन्न त्वरण को ये बोलते हैं। इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी तल पर जी का मान आता है कि सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ पे होता है, पृथ्वी पे। सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे, मतलब इक्वेटर पे, और सबसे अधिक होता है ध्रुवों पे, मतलब पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम होगा इक्वेटर पे होगा। जी का ये फॉर्मूला है GME/RE²। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है पलायन वेग, स्कीपिंग
वेलोसिटी, स्कीपिंग वेलोसिटी होता है, इसका परिभाषा है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। तो इसका ये है कि किसी भी चीज़ को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इतना तेज फेंकिए कि वो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय एरिया है उससे बाहर निकल जाए, फिर पृथ्वी अपने पास नहीं खींच पाएगी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, पृथ्वी का जो मान होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, स्कीपिंग वेलोसिटी क्या होता है, तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ये फॉर्मूला है √2 GRE है पृथ्वी की त्रिज्या। और यही अगर मून की बात करें, प्लायन वेग कितना होता है मून का, चंद्रमा का है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर है अर्थ का, 2.3 किलोमीटर है चंद्रमा का। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, तो ये कम हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्या होती है, सुस्त हो जाती है। लोलक जो घड़ियाँ होती है उसमें क्या होता है, गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, कि ये लंबी हो जाती है थोड़ी। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे ट्रैक किया जाता है, तो ये डॉपलर इफेक्ट द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जाता है। कक्षीय चाल या एवं पलायन वेग का संबंध है v इक्वल टू होता है √2v, ये याद रखिएगा। वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो न्यूटन से बहुत साल पहले ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। कौन था, ब्रह्मगुप्त ने। अब हम देखते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश की, लाइट। ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, लाइट। इसकी विशेषताएं हैं कि ये सीधी रेखा में संचरण करता है, गमन करता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, और जो साउंड होता है वो प्रत्यावर्तित, और ये निर्वात में भी संचरण कर सकता है। अगर निर्वात जहाँ हवा भी नहीं है वहाँ भी लाइट गमन कर सकती है, जबकि जो साउंड होता है वो निर्वात में गमन नहीं करता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है लाइट का, वेवलेंथ, इसका 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर सबसे पहले कौन दिया था, तो ये दकार्ते हैं, ये सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, लेकिन सर आइजैक न्यूटन द्वारा ये विकसित किया गया था कि प्रकाश पार्टिकल नेचर का होता है। और वेव नेचर का कौन प्रूव किया था, वेव नेचर का, तरंग प्रकृति का, तो क्रिस्टियान हाइगेंस के द्वारा विकसित किया गया था, और ये परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या करता है। इसके थ्रू ये वेव नेचर, लाइट वेव नेचर होता है, किसके चलते, परावर्तन और अपवर्तन के चलते। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल होता, माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, सरल माध्यम से विरल में जाए। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, तो ये याद रखिएगा, प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात में इसका क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दर्पण, मिरर किसको बोलते हैं, मिरर परिभाषा है कि चिकनी तथा उच्च पालिश युक्त परावर्तक सतह होता है एक साइड, उसको मिरर बोलते हैं। तो समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल को कॉन्केव मिरर बोलते हैं, और एक परवलयाकार दर्पण होता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण होता है। इसमें प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है, जो भी इमेज बनता है उसका विशेषताएं होता है कि प्रतिबिंब आभासी होता है तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ये आता है एग्जाम में कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर किस दर्पण में बनता है, तो ये समतल दर्पण में बनता है, प्लेन मिरर में ही बनता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर किंतु विपरीत सतह पर स्थित होती है। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि जो वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब का दर्पण की ऊंचाई जो होती है वो वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी जरूरी है। 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और अगर दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की प्रतिबिंब अनंत होगा। ये याद रखिएगा, 10 डिग्री कोण पे रखते हैं दो समतल दर्पण को तो 3 ही इमेज बनेगा, लेकिन दो समानांतर जगह पे समतल दर्पण रखते हैं तो इमेज कितना बनेगा, ये अनंत बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। और इसमें प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है प्लेन मिरर का, एक तो चेहरा देखने हेतु उपयोग किया जाता है, दूसरा बहुदर्शी होता है, कैलियोडोस्कोप में यूज होता है, और एक पेरीस्कोप में यूज होता है। ये याद रखिएगा, पेरीस्कोप अक्सर पूछा जाता है कि पेरीस्कोप में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो इसमें समतल दर्पण ही यूज होता है पेरीस्कोप में। गोलीय दर्पण देखते हैं। गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, एक है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर। ये देख सकते हैं, ये
कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। बाहर की ओर उभरी सतह से परावर्तन होता है कॉन्वेक्स मिरर में, और इसमें अंदर की सतह से मुड़ी सतह से परावर्तन होता है कॉनकेव मिरर में। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर का? वाहनों के पास दृश्य दर्पण में, मतलब साइड व्यू मिरर में, जो गाड़ियों में लगा रहता है साइड व्यू मिरर, उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, आवर्धक लेंस में होता है, सन ग्लासेस में भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। वही कॉनकेव जो होता है वो टॉर्च एवं वाहनों की हेडलाइट्स में होता है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज में यूज होता है, सेविंग दर्पण में यूज होता है, सोलर फर्नेस में यूज होता है, खगोलीय दूरदर्शी में होता है, और सैटेलाइट डिश में भी कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। तो ये जहाँ जहाँ यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेंस, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकते हैं उसको लेंस बोलते हैं। ये क्या है? बाइफोकल लेंस है। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। ये है बाई कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, और प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस है। इसमें क्या होता है? केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर ये पतला होता है। इसका अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको ये भी बोलते हैं। बट ये जरूर पूछा जाता है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिसारी लेंस। और इसका जो प्रयोग होता है वो माइक्रोस्कोप में होता है, कैमरे में होता है, और ये दूर दृष्टि दोष या हाइपर मेट्रोपिया के सुधार हेतु यूज होता है। और दूरबीन में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखती है, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती है। और वहीं कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, केंद्र पर पतला परंतु किनारों पर ये मोटा होता है। इसका अन्य नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। ये इंपॉर्टेंट है। अपसारी लेंस, ये याद रखिएगा। डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव और कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स। इसका प्रयोग होता है कॉनकेव लेंस का निकट दृष्टि दोष के निवारण में, वाहनों की हेडलाइट में और स्ट्रीट लैंप में कॉनकेव लेंस का यूज होता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से विचलन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देख सकते हैं कि ये इनकमिंग रे है, आपतित किरण है, और यहाँ ये ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे मुड़ गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये अपने पथ से भटक गई। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण कि जल में डूबी हुई छड़ का बाहर से देखने पर छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखना, ये होता है एग्जाम्पल है। पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी रिफ्लेक्शन का कारण होता है। और तारों का टिमटिमाना भी रिफ्रैक्शन का कारण होता है, मतलब अपवर्तन के कारण ये सारी चीज़ें होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या है? कि निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। और इसका मात्रक क्या, प्रतीक क्या है? म्यू, म्यू इसको बोलते हैं। फिर देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण हेतु आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित वापस लौट जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका परिभाषा है कि माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना, क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का उल्टा होता है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स होता है। तो ये याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा उसका वेवलेंथ होगा उतना कम उसका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। उदाहरण है, आकाश एवं समुद्र का रंग नीला रंग दिखता है। अगर आप आकाश को देखिए या समुद्र को देखिए तो उसका रंग क्या दिखता है? उसका रंग नीला होता है। किसके कारण उसका रंग होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की परिघटना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। इसके एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि साबुन के बुलबुलों पर जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना। अगर साबुन का जैसे बुलबुला है या जैसे तेल है, अगर जल की सतह पे वो है तो वो रंगीन दिखता है। किसके चलते? ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते। सीडी एवं डीवीडी का रंगीन दिखना, जैसे सीडी या डीवीडी होता है वो भी रंगीन दिखता है। किसके कारण? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण के गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन। अगर कोई भी प्रकाश ये आ रहा है, ये प्रिज्म है, तो
कलर 7 रंगों में, ये 7 रंगों में वाइट कलर बढ़ जाती है। तो इसका क्या है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म ये है विवग्योर। कैसे याद रखते हैं, विवग्योर। वी से वायलेट बैगनी, आई से इंडिको जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से नारंगी ऑरेंज और आर से लाल रेड। और ये इंद्रधनुष के रंग के कलर भी होते हैं। जो इंद्रधनुष का रंग का कलर होता है वो नीचे से ऊपर ऐसे ही होता है, विवग्योर। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है। तो बीच का रंग क्या होगा, जी वाला होगा। बीच में कौन है, जी है, ग्रीन है, इसलिए ये भी आपको विवग्योर इस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ एमसीक्यू टाइप का फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान से। पहला है यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होगा। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जैसे जूल और कैलोरी, ये सेम यूनिट है डिफरेंट सिस्टम में। विद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये इंपॉर्टेंट है। रीगल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है। रीगल मेन स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है, तो ये डेंसिटी को मापता है, घनत्व को कौन, धुआं को ये मापता है। ये याद रखिएगा कौन सा स्केल है, रीगल मेन। यहाँ सुमेलित करना है, ये सुमेलित ही है। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर है। उष्मा का जूल है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है, वो किस में मापी जाती है, बेकुरल में मापी जाती है, क्यूरी में नहीं मापी जाती है। आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की जो सक्रियता मापी जाती है वो क्यूरी में तो नहीं क्यूरी में नहीं नापी जाती, ये बेकुरल में नापी जाती है। दाब का भी देखा पास्कल, बल या शक्ति का न्यूटन में, ताप टेम्परेचर का किस में, केल्विन में, और ऊर्जा का जूल में। ये सही मात्रक है, ये केल्विन। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक है, कार्य का यूनिट क्या है, जूल है। तेल का एक बैरल लगभग होता है, हम तेल जो आता है हम सुनते हैं 1 बैरल 2 बैरल, तो बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 1 बैरल में याद रखिएगा 159 लीटर होता है, 159। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो मास होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वो या अर्थ पे हो या सन या मून पे हो या किसी भी प्लानट पे हो, बट जो भार होता है, वेट हर जगह चेंज हो जाएगा। पृथ्वी पे जो वेट रहेगा वो चंद्रमा पे चेंज हो जाएगा, जो चंद्रमा पे रहेगा वो पृथ्वी पे चेंज होगा। तो ये याद रखना है कि मास कांस्टेंट रहता है। सदिश राशि है, तो ये विस्थापन हमने देखा ही। डिस्प्लेसमेंट, माप की वह इकाई जिसको 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो ये सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, ऊर्जा की है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, ये विद्युत उत्पादन जो मापा जाता है वो मेगावाट में मापा जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का ही है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति क्या होगी, 115 मील प्रति घंटा के बराबर। ये कुछ यंत्र का नाम है, इसमें दिया हुआ है कि ये किसमें नापते हैं। वायु की जो गति होती है वो किसमें नापते हैं, एनीमोमीटर में। विद्युत धारा एमीटर में। घूर्णन की गति ये टेकोमीटर में नापा जाता है। और उच्च ताप पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर अगर नापना हो तो वो पायरोमीटर से नापा जाता है। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, तो ये वर्ग मील नहीं होता है। ये है कुछ राशि और ये इकाई। उच्च वेग मैक में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। प्रेशर पास्कल में, ऊर्जा जूल में। एक्सेलरेशन किस में नापा जाता है, ये यूनिट याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल फोर्स का न्यूटन है। कार्य का जूल है और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। जो द्रव की प्रवाह होती है, द्रव की प्रवाह की दर को किसमें नापा जाता है, क्यूसेक। आप सुने होंगे कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया किसी डैम से, तो ये क्यूसेक में नापा जाता है। कंप्यूटर बाइट होता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है अर्थवेग की, वो रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। और प्रेशर बार में। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉट बोला जाता है, नॉट तो समुद्री जहाज की जो गति होती है वो नॉट में नापी जाती है। लेकिन नॉटिकल मील है वो नौ संचालन की दूरी होती है, कितना नॉटिकल मील दूर है, तो ये दूरी नापी जाती है। लेकिन केवल नॉट हो तो समुद्री जहाज की गति नापी जाती है। कैलोरी उष्मा होता है। वेक्टर है बल, फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते हैं डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं, तो ये परमाणु घड़ी पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को कहा जाता है। पायरी हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किसका उपयोग होता है, पायरो हिलियोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर को। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर ही है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सुनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक
प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल युक्त होता है। रक्तदाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है जो ब्लड प्रेशर नापते हैं, सिफगेनोमीटर। सिफगेनोमीटर इसका नाम है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में इसका यूज होता है। पारे का साधारण ताप मापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। ये आमीटर किसको नापता है? विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मतलब सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर प्रेशर को। और स्प्रिंग तुला जो होता है वो भार को नापता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। सिफगेनोमीटर ये रक्तचाप नापने के लिए मतलब ब्लड प्रेशर नापने के लिए यूज होता है। कैरेटोमीटर ये सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए यूज होता है। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए होता है। एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता। ये याद रखिएगा, प्रेशर बैरोग्राफ और ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैदम में नापी जाती है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो माप करता है। क्या माप करता है जो पॉलीग्राफ होता है? तो वो मस्तिष्क जो ब्रेन की सक्रियता एवं हृदय गति दर को नापता है। ब्रेन की एक्टिविटी और जो हार्ट रेट है उसको वो नापता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती है, पराश्रव तरंगे। अब हम देखते हैं कि यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये है कि शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो होते हैं उनके 0 मास होता है। भिन्नात्मक चार्ज होता है क्वार्क का। भिन्नात्मक स्पिन होता है पॉजिट्रॉन का। और इंटीग्रल स्पिन किसका होता है? बोसॉन का होता है। सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की, दोनों ही होता है एक सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये पढ़े ही थे हम लोग कि न्यूटन का ये नियम है। कौन सा न्यूटन का नियम है? ये 3rd न्यूटन का नियम है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा तो क्या भार होगा? 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा बोले तो मास और भार बोले तो वेट। तो वेट कितना बढ़ जाएगा? वेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटी चंद्रमा के ग्रेविटी से ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी पे कोई किसी भी वस्तु का वेट चंद्रमा से ज़्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा, ग्रेविटी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होगा? भार घट जाएगा। अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो ग्रेविटी घटेगा तो वेट भी घटेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी तो आयतन जो वॉल्यूम होगा वो नहीं चेंज होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। क्यों? जो पीसा की मीनार है उतनी गिरती है क्योंकि वो तिरछी है, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, ग्रेविटी का केंद्र है, वो जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर है, इसलिए ये नहीं गिरती है। ग्रेविटी का चक्कर है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है और जो जेट इंजन है वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा, तो वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो बार बार यहाँ पे आ रहा है कि जो मास है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, बस जो भार है वेट है वो बढ़ेगा या घटेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो जब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता है। अब किसी वस्तु का भार क्या होता है कि ध्रुवों पे जो पोल है उस पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पोल पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, इक्वेटर पे सबसे कम है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पे, पोल पे। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है कि यह तूफान आने वाला है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपवर्तित रहेगी। ये देखते हैं साउंड एंड वेव मोशन। ये मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है कितने? 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है, सुनने की जो शक्ति होती है वो कब तक बनी रहती है? ये 1/10 सेकंड तक रहती है किसी भी बात का। और जो दृष्टि की दृढ़ता होती है वो 1/16 सेकंड होती है। तो याद रखिएगा, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड तक और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड तक रहती है।
आवासीय क्षेत्र का जो होता है शोर स्तर साउंड का वो 55 dB होता है। शांत क्षेत्र का 50 है। औद्योगिक क्षेत्र का इंडस्ट्रियल का 70 है। और जो व्यापारिक क्षेत्र होता है उसका 65 dB है। ये साउंड का है। पराध्वनि विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, जो पराध्वनि विमान है क्योंकि वो मेक में होता है तो एक मैक से ज़्यादा रहता है इनका, इसलिए ये ध्वनि के चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तारत्व, पीच है। तो पीच किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, तो ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग? स्टील में होता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें होती है। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो IR व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है कब? जब ये 80 dB से अधिक होगा तब ध्वनि पोल्यूशन होता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती या प्राप्ति नहीं होती। तो ये किसके द्वारा? संचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है साउंड वेव जो होता है वो सॉलिड में भी जाएगा और गैस में भी जाएगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती तो निर्वात में नहीं जाती है। लाइट हम देखते हैं कि प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है तो अधिक गति नहीं है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है तो धूल कण है। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। दो एक जैसे बल्ब को प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो ये समानांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तब ज़्यादा रोशनी मिलेगी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का, जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है, विकिरण का अपवर्तन नहीं करता है क्योंकि ब्लैक बॉडी जो भी लाइट आता है वो उसको अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस फील्ड में दिया गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनको दिया गया था। जिसका वेग अधिकतम होता है तो लाइट का। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट लगता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकिरणन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग, हमने देखा हरा रंग होता है विबग्योर, तो जी बीच में है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7 होती है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये बेस्ड है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, ये अपसारी लेंस का काम करता है, मतलब कॉनकेव लेंस का काम करता है, कॉनकेव लेंस। ये कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ये भी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल होता है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। फिर हम देख लेते हैं विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत की स्त्री जो प्रेस होती है, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व किस एलिमेंट से बनी होती है? तो ये नाइक्रोम से बने होते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है और चालकता बढ़ती है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक जर्मेनियम अर्धचालक होता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, जो भी ट्रांसफार्मर होता है वो AC वोल्टेज से का उपचयन करता है या अपचयन करता है, वोल्टेज को कम बेस करता है। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है ये ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता है कि इसका उच्च प्रतिरोधक शक्ति होता है और निम्न गलनांक होता है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो ये मोटर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। न्यूक्लियर फिजिक्स देखते हैं। नाभिकीय भौतिकी, एक नाभिकीय गुण है रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, कौन सा है? भारी पानी का।
प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है होता है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टरों में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में ऑन कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता। एटम बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम का कार्यकारिणी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारिणी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का सिद्धांत पर है हाइड्रोजन बम में, क्योंकि हाइड्रोजन बम अनकंट्रोल होती है। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण, इवोपरेशन के कारण होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है वह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा, नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, क्योंकि नदी से ज़्यादा समुद्र सेलाइन होता है, ज़्यादा नमक होता है समुद्र में, इसलिए जो भी जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है IR किरणें और रक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पे खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो होगी वो बढ़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त हवा अंदर जाएगा तो वेट बढ़ेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। ये है स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, जो रेन ड्रॉप होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में होता है, क्यों? क्योंकि ये सरफेस टेंशन के चलते रेन ड्रॉप स्पेरिकल होता है। द हाईएस्ट विस्कोसिटी एमॉन्ग वाटर, एयर, ब्लड एंड हनी, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी इसमें से किसका होता है? तो हनी का होता है। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे मैक्सिमम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। What is the law in which under the same conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules? तो ये डेफिनेशन है एवोगाड्रो लॉ का, एवोगाड्रो फॉर्मूला। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर ऑफ टू इट्स ब्रेन, व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। अभी मैंने बताया जो अगर कोई भी गिलास में आइस डाली गई है पानी में तो उसका जो लेवल होगा वो आइस खत्म भी हो जाएगा तो उतना ही रहेगा। कूलिंग इन एयर कंडीशनर इज ड्यू टू कंप्रेशन एंड रिलीज ऑफ गैस। द सडन राइज इन बैरोमीटर इंडिकेट मोस्ट ड्राई क्लाइमेट। इन अ वेरी कोल्ड वेदर द ऑफ वाटर हेल्प टू सिक्योर द एक्वेटिक लाइफ। तो एक्सपेंशन के चलते एक कोल्ड वेदर में एक्वेटिक लाइफ सेफ होती है। द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन कितना होता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट क्या होता है? बोथ वेव एंड पार्टिकल, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम विल पासिंग थ्रू ग्लास, वैक्यूम, वाटर एंड एयर। किसमें स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड होगा वो मिनिमम होगा? तो ग्लास में सबसे कम होगा। द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, अभी हमने देखा 8.5 मिनट होता है। द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या नहीं चेंज होता है? तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये याद रखिएगा, जब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, स्टार टिमटिम करता है रात में, किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन है। Sky is blue because short wave are scattered more than long wave by atmosphere. Sea seems blue due to reflection of sky and scattering of light by drops of water. When a soft film on the water is seen in the daytime, it shows beautiful color. This phenomena is due to, ये phenomena किसके चलते होता है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते होता है। सेविंग के लिए कौन सा यूज होता है? मिरर, कॉन्केव मिरर यूज होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन होता है? साउंड वेव होता है। साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल। कॉस्मिक रे क्या होता है? आर चार्ज पार्टिकल, कॉस्मिक रे होता है चार्ज पार्टिकल होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव थ्रॉड कॉल्ड, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फॉलोइंग रे आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज। इंटेस्टाइनल डिजीज में किस रे का यूज होता है? तो एक्स रे का यूज होता है। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ। द नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पॉन्ड टू नॉइज फ्रॉम ए मशीन। जब 100 डेसिबल का होगा नॉइज तो कहाँ से, किसका हो सकता है? मशीन का, किसी मशीन शॉप का होगा। ऑडियोमीटर क्या मेजर करता है? तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मॉडर्न टेलीफोन यूज रेडियो वेव। द टाइम इज मेजर्ड इन वॉच
बाय क्वार्टर। ये टर्बाइंस है एंड डायनेमो है, ये यूज होता है कि कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज होता है किस पे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जो स्पीड ऑफ फैन किस पे डिपेंड करता है, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना कि करंट पे, वोल्टेज पे ये डिपेंड करेगा। द लीड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल, ये फॉर्मूला है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एलोंग ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन ऑकर्स एलोंग इट, दिस फिनोमेना इज नोन एज थॉमसन इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर, इसका क्या होता है, जीरो परमिएबिलिटी होती है। ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज। एमॉन्ग कॉपर, जर्मेनियम, ग्रेफाइट एंड सिल्वर द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में किसका यूज होता है, जर्मेनियम का होता है और सिलिकॉन का। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार, रडार का इन्वेंटर कौन किया था, तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन इज फेमस फॉर, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फेमस है और इसी के चलते इनको नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही प्रेजेंट किया था। सर सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर, कब किया था ये, इन्होंने 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले शॉर्ट नोट्स हमने फिजिक्स का देखा, भौतिकी का, फिर कुछ एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे। अगर आप एक दो बार ये देख लीजिएगा तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो ये रिवीजन पर्पज से बनाया गया है, तो आप पहले पढ़े हुए हैं तो इस वीडियो से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा।